आज हमारी क्लास इतिहास से संबंधित रहेगी, जिसमें भारतीय इतिहास से संबंधित हम सारे टॉपिक एक एक करके वीडियो आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। आज की जो हमारी क्लास इतिहास में हम शुरुआत करेंगे सभ्यताओं से, जिसमें हमारा पहला टॉपिक रहेगा सिंधु घाटी सभ्यताओं का। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ने से पहले हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि इतिहास कहते किसको है, इतिहास का मतलब क्या होता है, इतिहास कितने प्रकार का होता है, इस बात की हमें जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। इतिहास किसे कहते हैं, क्या आप जानते हैं इतिहास किसे कहते हैं? अगर आपको इतिहास के बारे में सही जानकारी है तो जरूर बताएं, बोलें कि इतिहास किसे कहते हैं। जी, इतिहास क्या अतीत की घटनाओं का अध्ययन इतिहास कहलाता है, या फिर कोई और परिभाषा, या अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास कहलाता है, या अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन जिसके साक्ष्य मौजूद हो उसे इतिहास कहते हैं, या फिर वर्तमान या फिर अतीत की घटनाओं का वर्तमान की घटनाओं के साथ क्रमबद्ध अध्ययन तथा जिसके साक्ष्य मौजूद हो उसे इतिहास कहते हैं। इन चारों प्रश्नों में से आपको कौन सा प्रश्न सबसे सही लग रहा है? वैसे ये चारों जो मैंने ऑप्शन दिए हैं, अतीत की घटनाओं का अध्ययन इतिहास कहलाता है, अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास कहलाता है, अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन जिसके साक्ष्य मौजूद हो इतिहास कहलाता है, और अतीत की घटनाओं का वर्तमान की घटनाओं के साथ क्रमबद्ध अध्ययन तथा जिसके साक्ष्य भी मौजूद हो। चारों इतिहास की परिभाषा सही है, लेकिन सबसे सही परिभाषा वो ये है कि अतीत की घटनाओं का वर्तमान की घटनाओं के साथ या अतीत की घटनाओं का वर्तमान के साथ क्रमबद्ध अध्ययन तथा जिसके साक्ष्य मौजूद हो उसे इतिहास कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हम लिख लेते हैं, या फिर पहले पढ़ लेते हैं कि इतिहास का अर्थ क्या होता है। इतिहास शब्द है वो तीन शब्दों से मिलकर के बना है। इति इसका अर्थ होता है इस प्रकार है, वास्तव में, और आस, किसी घटना का घटित होना। ये इतिहास के शाब्दिक अर्थ है। इति का मतलब इस प्रकार है का मतलब वास्तव में, आस का मतलब किसी घटना का घटित होना। अब इतिहास की परिभाषा ले तो सबसे सटीक इसकी परिभाषा रहेगी इतिहास की, वो ये रहेगी परिभाषा अतीत की घटनाओं का वर्तमान के साथ क्रमबद्ध अध्ययन तथा जिसके साक्ष्य मौजूद हो तथा जिसके साक्ष्य मौजूद हो उसे क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? इतिहास। अतीत की घटनाओं का वर्तमान के साथ क्रमबद्ध अध्ययन तथा जिसके साक्ष्य मौजूद हो उसे हम इतिहास कहते हैं। साक्ष्य, एविडेंस। अब साक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं? पुरातात्विक साक्ष्य, जो खुदाई में कुछ चीजें मिलती हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में विभिन्न प्रकार की, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, चौंद्रो से, ज्योतिर्जोदड़ो से, कालीबंगा से, लोथल से, धोलावीरा से विभिन्न प्रकार के ऐसे पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। तो वो भी पुरातात्विक साक्ष्य। तो साक्ष्य तीन प्रकार के होते हैं: पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य
और विदेशी विवरण। तो साक्ष्यों के कितने प्रकार हो गए? 3। कौन कौन से? पुरातात्विक, पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य और विदेशी विवरण। और तीसरा है विदेशी विवरण। अब इसका मतलब क्या हुआ? पुरातात्विक साक्ष्य तो मतलब विभिन्न प्रकार की जो सभ्यताओं की खुदाई के दौरान हमें जो प्राप्त हुए हैं वो पुरातात्विक साक्ष्य कहलाएंगे। साहित्यिक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य में मतलब कि लेखकों के द्वारा विभिन्न कालखंडों में रचे गए कुछ किताबें, जैसे कर्ण की राजतरंगिणी, मेगस्थनीज की इंडिका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, शूद्रक की मृच्छकटिकम, इस प्रकार की जो बुक है वो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आएगी। और विदेशी यात्रियों का विवरण जैसे हवेनसांग, फाइयान, सुलेमान, ये जो जितने भी विदेशी यात्री या चाइनीज यात्री या अरबी यात्री भारत आए थे, इस दौरान इन्होंने जो भी विदेशी विवरण लिखा है वो सारे इतिहास को जानने के स्रोत है। तो ये सारा इतिहास हुआ। अब आपको पूछे कि इतिहास कितने प्रकार का होता है, इतिहास होता कितना प्रकार का है? तो ध्यान रखिएगा, इतिहास 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से 3 प्रकार है इतिहास के? इतिहास के प्रकार मैं यहां लिख रहा हूं, आप लिख लेना, इतिहास के प्रकार। तो कौन कौन से होते हैं प्रकार? 3 प्रकार। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल या इतिहास। क्या मतलब है इसका? प्रागैतिहासिक, प्राक प्लस इतिहास यानी कि ज्ञात इतिहास से पूर्व का इतिहास। प्राक प्लस इतिहास मतलब ज्ञात इतिहास से पूर्व का इतिहास क्या कहलाएगा? प्राक इतिहास से पूर्व का इतिहास प्रागैतिहास कहलाएगा, जिसका मतलब यह होता है कि इतिहास का वह कालखंड जिसके कोई लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं हो। इतिहास का वह कालखंड जिसके कोई लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं हो वो प्रागैतिहासिक काल कहलाता है, तथा जिसकी लिपि का कोई उद्धरण नहीं हुआ हो या जिसकी कोई लिपि नहीं हो उसे हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। तो इसकी परिभाषा क्या लिखनी है आपको? ज्ञात इतिहास से पूर्व का इतिहास तथा इतिहास का वह कालखंड जिसके कोई साक्ष्य मौजूद नहीं हो तथा जिसकी किसी लिपि का उद्धरण नहीं हुआ हो उसे हम प्रागैतिहास कहते हैं। यद्यपि इसमें जो पुरातात्विक साक्ष्य जरूर होते हैं, लेकिन साहित्यिक या विदेशी विवरण का कोई उल्लेख नहीं होता है और न ही इसकी कोई लिपि होती है। यह प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। तो इसकी स्पष्ट परिभाषा मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसकी जो परिभाषा रहेगी, ज्ञात इतिहास से पूर्व का इतिहास, पहला पार्ट है वो प्रागैतिहासिक का, ज्ञात इतिहास से पूर्व का काल। उसे कहते हैं तथा इतिहास का वह कालखंड इतिहास का वह कालखंड जिसके
पुरातात्विक साक्ष्यों के अलावा, पुरातात्विक साक्ष्य मतलब कुछ ऐसे मिट्टी के बर्तन, कुछ दूसरी चीजें, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता हो। पुरातात्विक साक्ष्यों के अलावा कुछ सिर्फ इसमें अनुमान लगाया जा सकता है कि ये होगा तो ये रहा होगा। ये जैसे कहीं से कोई मिट्टी के बर्तन मिले होंगे या कुछ ईंटें मिली होगी तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ जो घर थे वो कैसे थे, मिट्टी के बने हुए थे या कैसे थे, यहाँ के बर्तन कैसे थे, बर्तनों के ऊपर जो कलर है वो किस प्रकार का था, इसकी जानकारी इससे सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। तो पुरातात्विक साक्ष्यों के अलावा कोई साक्ष्य मौजूद नहीं हो तथा इसकी लिपि भी नहीं होना, कोई साक्ष्य मौजूद न हो तथा जिसकी लिपि का कोई उद्धरण न हो, उद्धरण न हो। ये तो हो गया प्राग ऐतिहासिक काल यानी ज्ञात इतिहास से पूर्व का इतिहास। आद्य ऐतिहासिक काल, इतिहास का वह कालखंड, इसमें आप लिख लेंगे, मैं बोल रहा हूं इतिहास का वह कालखंड जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य तथा कुछ साहित्यिक साक्ष्य मौजूद हो, लेकिन उसको या उसकी लिपि को पढ़ा न जाना, उसे हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसका मतलब यह है कि पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्य मौजूद होते हैं लेकिन उसकी लिपि को पढ़ा नहीं जाता है या पढ़ा नहीं जाना आद्य ऐतिहासिक काल कहलाता है। अब ऐतिहासिक काल क्या होता है? ऐतिहासिक काल का मतलब यह है कि इसमें लिखित साक्ष्य भी मौजूद हो, पुरातात्विक साक्ष्य और विदेशी विवरण सब मौजूद हो और इसको पढ़ा भी जा चुका हो या पढ़ा जा सकता है, उसे हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। और इसी को ही हम पढ़ भी रहे हैं, ऐतिहासिक काल है, इसी को बोलते हैं। तो इतिहास के 3 भाग हो गए, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। सभ्यताओं में हम जाने से पहले ये अच्छे से जान लें कि हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो इसी काल की थी, आद्य ऐतिहासिक काल। किस काल की थी? आद्य ऐतिहासिक काल की। इसमें क्या हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य जरूर मिलते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, उसके कुछ साहित्यिक साक्ष्य मिलते हैं, कुछ बड़े जैसे धोलावीरा से एक लेख प्राप्त हुआ है, लेकिन उसको पढ़ने वाला अभी तक कोई नहीं मिला है, कोई नहीं पढ़ पाया है उसकी लिपि को। केवल सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो लिपि भाव चित्रात्मक लिपि कहलाती है या फिर उसको बुस्ट्रोफेदन लिपि के नाम से भी जाना जाता है। भाव चित्रात्मक यानी कि अपने भावों के द्वारा या चित्र देख करके सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है हृदय के भावों के आधार पर कि ये इस प्रकार अगर चित्र मिला है, तो जैसे मछली के चित्र हैं तो मछली पालन वगैरह या फिर दूसरे कोई ऐसे चित्र मिले होंगे तो उस प्रकार सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है, बाकी इसमें से नहीं होता है। तो हम इसको साफ कर देते हैं और लेते हैं सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता। और सिंधु सभ्यता के समकालीन कितनी सभ्यताएं थी, हमारी सिंधु सभ्यता कितने नंबर पर आती है, इसके बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इसको हम पढ़ने से पहले ये जान लें कि इसके समकक्ष कितनी विश्व में सभ्यताएं थी, कहाँ कहाँ थी और ये इसका हमारे कौन से नंबर पर आती थी। तो सबसे पहले
क्रमानुसार लेते हैं कि विश्व की कौन कौन सी सभ्यताएं थी। एक नंबर पर जो सभ्यता आती है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता आती है। मेसोपोटामिया, या इसको हम सुमेरियन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले सभ्यता थी वो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। मेसोपोटामिया कहाँ है? सुमेरिया या मेसोपोटामिया कहाँ है? दूसरा नाम इसका सुमेरिया भी मिलता है। तो ये फारस की खाड़ी के उत्तर में स्थित, फारस की खाड़ी के उत्तर में स्थित वर्तमान जो इराक का क्षेत्र है उसको प्राचीन समय में मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता था। वर्तमान किसका समय? वर्तमान कौन सा देश? इराक, जिसको किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन समय में मेसोपोटामिया या सुमेरिया के नाम से जाना जाता था। किसको? इराक को। अब देखिएगा, जितनी भी सभ्यताएं हुई है वो किसी न किसी नदी के किनारे फली फूली है, विकसित हुई है। तो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता या सुमेरियन सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो ध्यान रखिएगा, ये जो सभ्यता है इसके जो किनारे दो नदियां थी, उन दोनों नदियों के मध्य स्थित थी। उसका नाम था दजला व फरात नदी। दजला व फरात नदियां इनके किनारों पर विकसित हुई, फली और फूली मेसोपोटामिया की सभ्यता है। दूसरी जो हमारी सभ्यता आती है वो है सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता। ये कहाँ स्थित है? तो देखिएगा, इसका जो ये सभ्यता स्थित है वो पश्चिमोत्तर भारत में है। पश्चिमोत्तर भारत, इसकी वर्तमान लोकेशन है पश्चिमोत्तर भारत। पश्चिम और उत्तर ये तीन देशों में विकसित थी। वैसे आप हम सब जानते हो, इसकी डिटेल में हम चर्चा नेक्स्ट पेज में करने वाले हैं। तो पश्चिमोत्तर भारत में थी। ये किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो ये जो सभ्यता है सिंधु सभ्यता, ये सिंधु और सरस्वती की सहायक, सिंधु और सरस्वती नदियां तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे फली और फूली थी। सिंधु व सरस्वती नदियां। नदियों के किनारे फली फूली। तीन नंबर की जो आती है वो ये है मेसोपोटामिया के बाद मिस्र की सभ्यता। तीन नंबर पर है मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता। मिस्र देश में स्थित है और यह किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई। तो दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील नदी, तो नील नदी के किनारे विकसित हुई। और इसके बारे में तो हेरोडोटस ने मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहा था। तो इस बात को भी आप ध्यान रखना। चौथी है सभ्यता, वो है चीन की सभ्यता। और चीन की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? वो थी, उस नदी का नाम था वांग हो नदी, पीत नदी, पीली नदी, जिसे चाइना में जाना जाता है। उसके किनारे विकसित होने वाली जी वो थी चीन की सभ्यता, वांग हो नदी, जिसे चाइना में पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। पीली नदी या पीत नदी, उसके किनारे यह विकसित हुई थी। तो यह विश्व की कुछ समकालीन जो संस्कृति है या हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके समकालीन कुछ विश्व के अन्य संस्कृतियाँ थी या विश्व की अन्य सभ्यताएं थी, उसके बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ा।
अब हम हमारी जो डिटेल में पढ़ने वाले हैं, हम सिंधु सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। ये कहाँ स्थित थी? पश्चिमोत्तर भारत में थी। दूसरे इसके क्या नाम थे, उसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता स्थित कहाँ है भाई? तो इसकी स्थिति है पश्चिमोत्तर भारत। पश्चिमोत्तर भारत, ये पश्चिमोत्तर भारत में स्थित है। पश्चिमोत्तर भारत में कहाँ? अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में और भारत में। उसके बाद इसके अन्य नाम क्या है? ये अन्य किन नामों से जाना जाता है? अन्य नाम तो देखिएगा, दूसरा इसका नाम है सिंधु सरस्वती सभ्यता। फिर दूसरा है हड़प्पा सभ्यता। फिर तीसरा है इसका नाम प्रथम नगरीय क्रांति। कांस्य युगीन सभ्यता। अब देखिएगा इनको इतने नामों से क्यों जाना जाता है, तो हम इसका भी बताएंगे आपको। सिंधु सरस्वती सभ्यता इसलिए कहते हैं कि सिंधु और सरस्वती की सहायक नदियों के किनारे विकसित होने या उसके किनारे फलने और फूलने के कारण इस सभ्यता का नाम पड़ा सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता में सबसे पहले जिस स्थल की खोज हुई उस स्थल का नाम था हड़प्पा। इसलिए रफीक मुगल के द्वारा इस सभ्यता का नाम क्या दे दिया गया? हड़प्पा सभ्यता दे दिया गया। तब से इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। यानी कि सबसे पहले जिस स्थल की खोज हुई वो स्थल हड़प्पा ही था, इसलिए इस सभ्यता के नाम हड़प्पा के नाम से भी जाना जाने लगा। प्रथम नगरीय क्रांति इसको इसलिए कहते हैं कि हड़प्पा में सबसे पहले नगरों की अवधारणा हमें इस सिंधु सरस्वती सभ्यता से ही मिलती है। तो सर्वप्रथम नगरों की अवधारणा हमें कहाँ से मिलती है? जो सिंधु सरस्वती सभ्यता है वहां से प्राप्त होती है। इस समय सिंधु सरस्वती सभ्यता में 7 बड़े नगर थे और नगरों की अवधारणा के कारण इसको प्रथम नगरीय क्रांति के नाम से जानते हैं। जैसे उस समय के नगर थे, जो नगरों की संख्या दी गई थी 7 नगर थे। मोहनजोदड़ो, चमुंदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, बनवाली, ये वाले जो स्थल थे, इन स्थलों के हड़प्पा, इन स्थलों के कारण इसको नगरीय क्रांति के नाम से जाना गया। कांस्य युगीन सभ्यता आप और हम सब जानते हैं कि मानव ने सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग किया वो धातु थी तांबा। वैसे तांबे से पहले मनुष्य पत्थरों के औजार बनाते थे, वो हम पढ़ेंगे पाषाण काल में, पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, उस पाषाण काल में, फिर मध्य पाषाण और नव पाषाण काल में हम इसका विस्तृत से अध्ययन करेंगे। लेकिन मानव के द्वारा जो सबसे पहले जिस धातु को खोजा गया था या जिस धातु का प्रयोग किया गया था वो धातु थी तांबा। उसके बाद धीरे धीरे मनुष्य ने अपना विकास किया और तांबे के साथ टीन मिलाकर के कांसा बनाया। इस सिंधु सभ्यता के दौरान जितने भी उपकरण मिले हैं उसमें अधिकांश उपकरणों में कांसे का प्रयोग हुआ है, इसलिए इस संस्कृति का नाम क्या पड़ गया? कांस्य युगीन संस्कृति पड़ गया। ये इसके अन्य नाम हो गए। ये किस काल के हैं? तो काल ले लेते हैं हम, काल आद्य ऐतिहासिक काल। देखिएगा वैसे ये कांस्य युगीन भी है, और अगर पूछे आद्य ऐतिहासिक काल
तो ये आद्य ऐतिहासिक काल की है। आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है? यानी कि इतिहास का वह कालखंड जिसके पुरातात्विक साक्ष्य तो मौजूद हो, जिसके कुछ साक्ष्य भी मौजूद हो, लिखित साक्ष्य, लेकिन उसको पढ़ने के लिए कोई या उसको पढ़ा नहीं जा सके। यानी कि इतिहास का वह कालखंड जिसके साक्ष्य मौजूद हो लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सके, आद्य ऐतिहासिक काल। लिपि कौन सी थी? लिपि, तो बात करें लिपि की, तो लिपि सैंधव काल में थी भाव चित्रात्मक लिपि। भाव चित्रात्मक लिपि। और इसको किस नाम से जानते हैं भाव चित्रात्मक लिपि को? तो भाव चित्रात्मक लिपि का दूसरा नाम है बुस्टोफेदन लिपि। बुस्टोफेदन या बुस्टोफेदस लिपि के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये कैसी लिपि थी? देखिएगा, ये इस प्रकार की लिपि थी जो दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, इस प्रकार लिखी जाती थी। बुस्टोफेदन लिपि बाएं से, यानी दाएं से स्टार्ट होकर बाएं और फिर बाएं से स्टार्ट होकर दाएं और फिर बाएं से स्टार्ट होकर, इस प्रकार ये लिपि चलती थी, इसलिए इसका नाम बुस्टोफेदन है। भाव चित्रात्मक लिपि भी पड़ गया है। इसको आप हटास के नोट डाउन करें। उसके बाद हम थोड़े लिपि के बारे में और अध्ययन करेंगे और उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। लिपि भाव चित्रात्मक, जो कैसे बाएं, दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, फिर बाएं से, फिर दाएं से बाएं, इस प्रकार लिखी जाती थी। ये लिपि दाएं से स्टार्ट होती थी, बाएं, फिर बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, इस प्रकार ये लिपि लिखी जाती थी। भाव चित्रात्मक लिपि थी, बुस्टोफेदन लिपि थी। इस लिपि में कुल अक्षरों की संख्या बात करें, कुल अक्षर, लिपि में कुल अक्षर थे 60। इसमें कुल चिन्ह थे, कुल चिन्ह 60 और कुल अक्षर 250 से 400 तक थे। अधिकांश जो इसमें अक्षर मिले हैं, अधिकांश अक्षर अंग्रेजी के यू आकार के तथा मछली के चित्र मिले। आज हम इस लिपि के बारे में इतना पढ़ा है। इससे आगे हम कल विस्तार से हमारी क्लास स्टार्ट होगी इतिहास की, और वो रहेगी सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज इतना ही, नेक्स्ट अगली क्लास में।